एस्केप सीक्वेंसेस। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ टॉपिक कॉल्ड यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। स्टार्ट करें। राइट। अब इस टॉपिक को समझने की शुरुआत एक प्रोग्राम से कर रहा हूं। मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट गेस करना है। राइट। तो आज लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, फर्स्ट लाइन, हैश इंक्लूड conio.h, सेकेंड लाइन, void main। मेन के अंदर मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखे, clr scr, देन printf में मैंने कहा हेलो यूजर, सेकेंड printf में मैंने कहा वेलकम टू सी, ध्यान दीजिएगा, और फिर मैंने लास्ट लाइन लिखी जो आपने पिछले लेक्चर में कवर अप की है, दैट इज गेट ch। ये मैंने लिखा। अब आप मुझे फटाफट बताएं, इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे तो आपके हिसाब से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आपके हिसाब से जो एग्जैक्ट आउटपुट आएगा या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप पहली बार सी पढ़ते वक्त ये सोचें कि सर 2 लाइनें दिखेंगी, एक में लिखा होगा हेलो यूजर, एक में लिखा होगा वेलकम टू सी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। आउटपुट 2 लाइनों पे नहीं आएगा। आउटपुट आपको एक ही लाइन पे दिखेगा और आउटपुट आएगा कुछ ऐसा, हेलो यूजर फॉलोड बाय वेलकम टू सी। कहने का मेरा मतलब, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यूजर और वेलकम के बीच में कोई गैप भी नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग यूजर और वेलकम के बीच में गैप दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो गैप भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो जब इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो आपके स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा बड़ा ही सरप्राइजिंग होगा। आपको आउटपुट एक ही रो में मिलेगा, हेलो यूजर, उसी में लिखा हुआ मिलेगा आगे वेलकम टू सी। यानी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर प्रिंटफ को 2 बार कॉल करा भी है, अगर प्रिंटफ को 2 बार कॉल करा भी है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपको आउटपुट भी 2 अलग अलग लाइनों पे मिलेगा। आई रिपीट, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर प्रिंटफ को 2 बार कॉल कर भी लिया है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपको आउटपुट 2 अलग अलग लाइनों पे मिलेगा। अगर आपको लगता है आपको आउटपुट नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करना है, अगर आपको लगता है आपको आउटपुट नेक्स्ट रो पे लेकर जाना है, तो ये करने के लिए आप प्रिंटफ के डबल कोट्स के अंदर उस वर्ड के पहले एक स्पेशल कैरेक्टर लगाएंगे, जिस कैरेक्टर का नाम है बैकस्लैश n। आई रिपीट, अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड से आउटपुट को नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड के पहले प्रिंटफ के डबल कोट्स के अंदर आप एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे, एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे, जिसको सी लैंग्वेज में, आम बोलचाल में तो बोलते हैं बैकस्लैश n, लेकिन मैं आपको इसका ढंग का नाम बता दूं। इसका ऑफिशियल नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखा गया है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका ऑफिशियल नाम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा एज न्यू लाइन कैरेक्टर। जल्दी बोलिए, इंट्रोडक्शन समझ में आया? फटाफट बताएं, इंट्रोडक्शन समझ में आया? कि आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर 2 बार प्रिंटफ यूज करते भी हैं, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होता कि आपको आउटपुट भी 2 अलग लाइनों पे मिल जाएगा। अगर आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो जिस वर्ड से आउटपुट आपको शिफ्ट करना है, डबल कोट्स के अंदर उस वर्ड के पहले आपको एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। और वो स्पेशल कैरेक्टर अपने आप में क्या है? वो स्पेशल कैरेक्टर अपने आप में कहलाएगा न्यू लाइन कैरेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलिए, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? वेरी गुड। हाँ इश्नूर, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। आज मैं क्लास 5 मिनट पहले ऑफ करके आप लोगों को टेबल बनवा दूंगा। ठीक है, आई रिमेंबर दैट। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट हमें नेक्स्ट रो पे मिले, तो जैसा हमने कहा हमें यूज करना पड़ेगा बैकस्लैश n। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम का आउटपुट वेलकम टू सी नेक्स्ट रो पे आए, तो मुझे बैकस्लैश n कहां लगाना चाहिए? यूजर के बाद लगाना चाहिए या वेलकम के पहले लगाना चाहिए?
जवाब दीजिए। मुझे बैकस्लैशन कहाँ लगाना चाहिए? यूजर के बाद लगाना चाहिए या वेलकम के पहले लगाना चाहिए? गलत। आप बोलिए सर दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। आपको बोलना चाहिए दोनों में से सर कहीं भी लगा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा आपसे कंपाइलर को जहां बैकस्लैशन दिखेगा, कंपाइलर इमीडिएट इफेक्ट के साथ आउटपुट को कहां शिफ्ट कर देगा? आउटपुट को शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट रो पे, राइट? तो आप नोटिस करिए, यूजिंग बैकस्लैशन आप इस आउटपुट को कैसे चेंज करेंगे। लेट मी कॉपी द सेम कोड। प्रिंस आप यही बोल रहे थे? वेरी गुड, बिल्कुल सही है फिर आपका जवाब, अगर आप यही कह रहे थे तो। इसे मैंने कॉपी करा। अभी देखते हैं। गैप हम अपनी तरफ से नहीं देंगे, गैप देने की क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल नोटिस करिए, प्रिंटफ हेलो यूजर लिखा मैंने, हेलो यूजर के बाद मैंने ऐड कर दिया बैकस्लैशन। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा बताइए कंपाइलर जब इस कोड को देखेगा तो क्या एक्शन लेगा, तो आप मुझे जवाब देंगे कि जब कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा, अगर मैं मान लूं ये हमारी आउटपुट विंडो है, तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैसेज लिखा जाएगा हेलो यूजर। हेलो यूजर लिखने के बाद बताइए यूजर के आर के बाद क्या दिया है मैंने? यूजर के आर के बाद मैंने दिया है बैकस्लैशन। बैकस्लैशन स्क्रीन पे प्रिंट होता है क्या? जी नहीं, बैकस्लैशन प्रिंट नहीं होता है। ये प्रिंटफ के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर है। इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच shifts, shifts, shifts the cursor to the beginning of next row, which shifts the cursor to the beginning of next row. बैकस्लैशन अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कर्सर को नेक्स्ट रो की बिगिनिंग पे शिफ्ट कर देता है। ओके, तो आया आपके स्क्रीन के ऊपर हेलो यूजर, और बैकस्लैशन ने क्या करा? बैकस्लैशन ने कर्सर को शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट रो पे। अब नेक्स्ट रो पे कर्सर को लाने के बाद सेकंड प्रिंटफ रन हुआ। सेकंड प्रिंटफ में क्या टेक्स्ट है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। गुड, सेकंड प्रिंटफ में टेक्स्ट है वेलकम टू सी। तो नेक्स्ट रो पे आपका कोड प्रिंट करके देगा वेलकम टू सी। ये आपको आउटपुट मिलेगा ऑन टू द नेक्स्ट रो। ठीक है, और अगर मैं इसी कोड को ऐसे लिखता हूं, लिसन केयरफुली अहमद, मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, इसी में आ रहा है पूरा रिपीटेशन। अब मैं अगर इस कोड को ऐसे लिख देता हूं और इस बार बैकस्लैशन यहां से हटाता हूं और इस वेलकम के पहले लिख देता हूं, तो गेस करिए अब क्या होगा? अभी अभी जवाब देता हूं पलक मैं आपके क्वेश्चन का, 2 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो गौर करिए, जब पहला वाला प्रिंटफ चलेगा तो वो लिखेगा हेलो यूजर। बताइए हेलो यूजर के बाद कर्सर कहां रहेगा? कर्सर रहेगा यूजर के आर के बाद। लेकिन जब अगला प्रिंटफ स्टार्ट होगा तो बताइए डबल कोट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले डबल कोट में क्या लिखा है? बैकस्लैशन। मैंने आपको क्या कहा बैकस्लैशन क्या करता है? बैकस्लैशन मैंने कहा एक स्पेशल कैरेक्टर है और ये कर्सर को शिफ्ट कर देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कर्सर जहां था वो जगह छोड़ देगा और कहां पहुंच जाएगा? कर्सर जहां था वो जगह छोड़ देगा और पहुंच जाएगा बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो की बिगिनिंग पे क्या लिखा हुआ आएगा? नेक्स्ट रो की बिगिनिंग पे गौर करिए लिखा आएगा वेलकम टू सी। ठीक है, तो नोटिस करिए प्रीवियस प्रिंटफ के लास्ट में या नेक्स्ट प्रिंटफ की बिगिनिंग में कहीं पे भी आप बैकस्लैशन लगा दें, कर्सर गारंटी के साथ अगली रो पे शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ गैप आएगा ना। कैसा गैप तृप्तांश, कैसा गैप? गैप से क्या मतलब है आपका? सेम आउटपुट आएगा। बैकस्लैशन आप सेकंड वाले प्रिंटफ में ले लें, अपन ने सेकंड रो में बैकस्लैशन नहीं लगाया है, अपन ने सेकंड प्रिंटफ में बैकस्लैशन लगाया है। बिकॉज ऑफ दैट कर्सर आ जाएगा उसी नेक्स्ट रो पे
जैसे पिछले केस में आ रहा था। प्रैक्टिकल दिखा दूं इसका, कंफ्यूजन हो रहा है तो। चलो देखो, इसका बेसिक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं, चेक कर लीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है आपको बिना प्रैक्टिकल के क्लियर हो रही है चीजें, वेल एंड गुड। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं एक बार शो कर देता हूं ताकि कोई डाउट कंफ्यूजन ना रहे। तो conio.h stdr.h आपने इंक्लूड कर ली, ये आपने मेंशन करा मेन, ठीक है। CLR SCR लिखा, CLR SCR के बाद आपने printf लिखा, printf में आपने टेक्स्ट डाला हेलो यूजर, अगला printf में आपने टेक्स्ट डाला वेलकम टू सी, और यहां लिखा आपने गेट ch। ठीक है, प्रोग्राम को पूरा पूरा हाईलाइट करूं मैं अगर, तो प्रोग्राम आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाँ नहीं लिखा ना मैंने बैकस्लेशन, इसलिए नहीं लिखा कि आप पहले बिना बैकस्लेशन के देख लें क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है जो हो रहा है बिना बैकस्लेशन के? ठीक है, नोटिस करिए यूजर वेलकम दोनों एक वर्ड की तरह दिख रहे हैं और पूरा आउटपुट एक ही रो पे आ रहा है। अब अगर मैंने बैकस्लेशन लगाया यूजर के बाद लाइक दिस, फिर क्या होगा? फिर नोटिस करिए वेलकम टू सी शिफ्ट हो जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। और अगर मैंने यही बैकस्लेशन यूज करा वेलकम के पहले, फिर क्या होगा? नोटिस करिए सेम इफेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा गैप आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक बात और बताइए, तो इसका मतलब मैं ये आउटपुट एक प्रिंटफ से भी ला सकता हूं? जवाब दें। हम ये सेम आउटपुट सिंगल प्रिंटफ से भी ला सकते हैं। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, कैन वी ब्रिंग द सेम आउटपुट यूजिंग ओनली वन प्रिंटफ? यस, बाय ऑल मींस आप एक प्रिंटफ से भी इस आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, और ये करने के लिए देखिए यहां करता हूं मैं, ये पूरा प्रिंटफ मैंने कर दिया मर्ज। तो एक ही प्रिंटफ पे लिखा मैंने हेलो यूजर बैकस्लैश n वेलकम टू सी, आउटपुट आपको सेम मिल जाएगा। अच्छा, और अगर मैंने बैक दे दिया तब? जल्दी जल्दी बोलिए, अगर मैंने बैकस्लैश n दो बार दे दिया तब? अगर मैंने बैकस्लैश n दो बार दे दिया तो फिर आउटपुट में आएंगी 3 रोज, फिर आउटपुट में आएंगी 3 रोज। उन 3 रोज में पहली रो में क्या होगा? फटाफट बोलिए, पहली रो में क्या होगा? पहली रो में होगा हेलो यूजर, दूसरी रो होगी बिल्कुल ब्लैंक, और तीसरी रो में आपको दिखेगा वेलकम टू सी। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ आप जितनी भी बार अपने प्रोग्राम के अंदर बैकस्लैश n यूज करेंगे, मानकर चलिए उतनी बार कर्सर शिफ्ट हो जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट रो। आई होप सबको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस पे। बड़ा कंफ्यूज करता है बिगनर्स को ये। सर मैंने बैकस्लैशन को हेलो यूजर के जस्ट पहले यूज करा है इन्वर्टेड कॉमा में और कंपाइल करके रन किया है, आउटपुट जस्ट हेलो यूजर आ रहा है। तो और क्या आना चाहिए? आपको क्या लग रहा है क्या आना चाहिए विनायक? आपने प्रिंटफ दो तो यूज करे नहीं है ना, आपके केस में बस ऊपर एक लाइन ब्लैंक छूट रही होगी, हेलो यूजर नेक्स्ट रो पे आ रहा होगा। तो ये किसने कहा कि बैकस्लैश n प्रिंट होता है? ये कहा क्या मैंने कि बैकस्लैश n प्रिंट होता है? आप बताओ, डिड आई से दिस? पढ़ो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच शिफ्ट्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। कहां लिखा है यहां पर कि बैकस्लैश n इज अ कैरेक्टर विच गेट्स प्रिंटेड? बैकस्लैश n प्रिंट नहीं होता है, बैकस्लैश n का इफेक्ट आपको दिखता है, और इफेक्ट होता है कि कर्सर चला जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट रो। इज दिस क्लियर?
राइटिंग हेलो यूजर वेलकम टू सी यूजिंग टू प्रिंटफ इन सेम लाइन। हाँ, बिना बैकस्लैश के लिखोगे तो आ जाएगा सेम लाइन में। दोनों ही प्रिंटफ में बैकस्लैश मत लगाओ। तो अभी जो हमने करा था वही तो था प्रोग्राम की शुरुआत में। गैप चाहिए आपको, हाँ आ जाएगा। यूजर के बाद स्पेस दे दो आप। गैप का मतलब दो वर्ड के बीच की स्पेस बोल रहे हो ना? क्यों तृप्तांश, गैप उसी को बोल रहे हो ना? हाँ कर दो। चेक करिए, ये रहा हमारा हेलो यूजर, ये रहा हमारा वेलकम टू सी। अभी नोटिस करिए आपको कोई स्पेस यूजर और वेलकम के बीच में नहीं दिख रही है। अगर चाहिए तो आप यहां पर एक स्पेस दे दें। बैकस्लैश एन की जगह, एक तो विनायक आप टाइप ही गलत कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं बैकस्लैश एन, पूछना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली बताइए। बैकस्लैश एन की जगह कुछ और प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों? आपने गलत लिख दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ और प्रिंट हो रहा हो। कोड विंडो में पेस्ट करो, चैट विंडो में अपना कोड पेस्ट करो विनायक, जो लिखा है आपने। कुछ और लिख दिया होगा आपने, इसलिए ऐसा हो रहा है। अतुल का डाउट है सर, जब बैकस्लैश एन यूज्ड हम यूज नहीं करते हैं, जब आउटपुट में यूजर के गैप क्यों नहीं आया? गैप बैकस्लैश एन से थोड़ी आता है। अतुल अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बोले अतुल फटाफट, क्या बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। सर जब अपन ने वेक्सलेस यूज नहीं किया था तो यूजर और उसके बीच में गैप क्यों नहीं आया था, मतलब एक साथ आ क्यों गया आएगा, था वो। क्यों आएगा गैप बताओ? प्रिंटफ जहां अपनी प्रिंटिंग रोकेगा, अगला प्रिंटफ वहीं से शुरू करेगा। यस सर, ओके तो सर। पहले वाले प्रिंटफ ने हेलो यूजर के आर के बाद कर्सर को छोड़ा, अगले वाले प्रिंटफ ने उस आर के आगे से कर्सर को यूज करना शुरू करा। तो गैप अपनी तरफ से थोड़ी आएगा जब तक आप नहीं दोगे। तो ओके। ये वाले ने हेलो यूजर लिखा ऐसे, यस सर। और इसी के आगे आ गया वेलकम टू सी। ओके। हाँ अभी मैं करता हूं हैंडल तृप्तांश ब्लैक स्पॉट्स को, ये क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। ओके। दो प्रिंटफ एक लाइन में, हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेमीकोलन आना चाहिए। याद कीजिए मैंने कहा था आप लोगों से कि आप अपने प्रोग्राम में कितने भी प्रिंटफ लगा लें, बट सेमीकोलन हर एक के बाद आएगा। ठीक, ब्लैक स्पॉट्स हट गए, अब आगे बढ़ूं? चलो अब अगला सुनिएगा ध्यान से। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है? सेकंड एस्केप सीक्वेंस, नाम है बैकस्लैश टी। बुलाते क्या है इसको? इसको बुलाते हैं टैब कैरेक्टर। बैकस्लैश टी को बोलते हैं टैब कैरेक्टर। करता क्या है ये क्या करता है मैं लिख तो देता हूं, लेकिन समझने के लिए हमें इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। थ्योरेटिकली मैं लिख रहा हूं अभी, ये कर्सर को शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है? एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टैब कॉलम। अब आएगा दिमाग में आपके डाउट, सर ये टैब कॉलम क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, टैब कॉलम की स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब आप कीबोर्ड यूज करके टाइपिंग करते हैं, तो आपके कीबोर्ड पे आपको दो कीज दिखती हैं, एक टैब की होती है और एक स्पेस बार होती है। जल्दी बताइए, दो कीज दिखती हैं? जब आप कीबोर्ड यूज करके टाइपिंग करते हो, तो आपके कीबोर्ड पे आपको दो कीज नजर आती हैं, एक टैब की और एक स्पेस बार। आती है नहीं आती हैं? आती हैं। क्या आप मुझे इन दोनों कीज के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? फटाफट बोलिए। क्या आप मुझे इन दोनों कीज के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है ऋषभ, राइट? नॉर्मली लोगों को यही लगता है कि जब हम टैब दबाते हैं तो कर्सर 4 स्पेसेस का गैप छोड़ता होगा। कुछ लोग बोलते हैं 5 का गैप छोड़ता है, कुछ बोलते हैं 6 का गैप छोड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो कर्सर कुछ स्पेसेस का जंप लेता है। अब ये कुछ स्पेसेस कितनी होती हैं, ये आपको अभी मैं मैथ समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखिए, जो इफेक्ट टैब की का होता है
नॉर्मल टाइपिंग के वक्त वही इफेक्ट आपको अगर कंसोल पे चाहिए तो आप प्रिंटफ के अंदर यूज करते हैं \t। आई रिपीट, जो इफेक्ट टैब की का होता है नॉर्मल टाइपिंग के वक्त कि वो दो वर्ड्स के बीच का गैप बढ़ा देता है, अगर आपको ये बढ़ा हुआ गैप अपने स्क्रीन पे देखना है तो आपको यूज करना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर \t। अब एग्जैक्टली \t क्या करता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मैथ्स आपके स्क्रीन की समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कौन सी मैथ्स की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो आपकी कंसोल विंडो होती है, क्या आप मानते हैं ये एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन है? जल्दी बोलिए, है? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, ये जो आपकी कंसोल विंडो होती है ये अंदरूनी तौर पे रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है। ये इंटरनल तौर पे रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है। हालांकि आप जब कंसोल को देखते हैं तो ना आपको कोई रो नजर आती है ना आपको कोई कॉलम नजर आता है। आपको देखने में स्क्रीन बिल्कुल प्लेन लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये इंटरनली रो और कॉलम में डिवाइड होती है। अगर आपको लग रहा है सर कितनी रो कितने कॉलम, तो मैं बता दूं ये आपकी स्क्रीन पे 25 × 80 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड होती है। 25 × 80 का मतलब आपकी कंसोल में 25 रोज होती हैं और हर रो में 80 कॉलम्स होते हैं। ये आपके कंसोल की मैथ्स होती है, ऑटोमेटिकली होता है। इस पे मैं और आप कुछ नहीं करते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कंसोल को वो 25 रोज और 80 कॉलम्स में डिवाइड करता है। तो रोज होती हैं 25, इनको मैं आपके समझने के लिए नंबरिंग दे रहा हूं, तो ये हो गई 1 से 25। और हर रो के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 80 तक के कॉलम्स होते हैं। बताइए इतनी मैथ समझ में आई आपको? हाँ या ना आई? अब आगे की बात सुनिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हर रो होती है जिसमें 80 कॉलम्स का सेट होता है, ये 80 कॉलम्स का सेट, गौर से सुनिएगा, 8-8 कॉलम के पेयर्स में डिवाइड हो जाता है। कितने कॉलम के पेयर में? 8-8 कॉलम के पेयर में। अब आप सिंपल सी मैथ्स करिए, अगर 80 को 8 से डिवाइड करें तो बताइए कितना आंसर आया? 10 आंसर आया। तो ये जो 8-8 कॉलम का एक पेयर आपको दिख रहा है, ऐसे 10 पेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो 8 कॉलम का एक पेयर आप देख रहे हैं, इसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? इसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंग्लिश में नाम देते हैं टैब कॉलम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हर रो 8-8 कॉलम के पेयर्स में डिवाइड होती है। 8 कॉलम का एक पेयर अपने आप में कहलाता है टैब कॉलम। तो गौर करिए, 1 से 8 का ये एक टैब कॉलम है, 9 से 16 का ये दूसरा टैब कॉलम है, 17 से 24 का ये तीसरा टैब कॉलम है। और दिमाग लगाइए ऐसे कितने टैब कॉलम है? ऐसे 10 टैब कॉलम है। ऐसे टोटल 10 टैब कॉलम होते हैं। सिर्फ एक रो में कि हर रो में? सिर्फ एक रो में कि हर रो में? हर रो में। ये सिर्फ एक रो की कहानी नहीं है, हर रो की कहानी है। हर रो में ये टोटल 10 टैब कॉलम आपको मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिए \t क्या करता है, ताकि इंटरव्यू में आप कुछ मनगढ़ंत या गलत जवाब ना दें, एग्जैक्टली वही दें जो टेक्नोलॉजिकली करेक्ट हो। तो ये है stdio और conio.h। उसके बाद अपन ने लिखा मेन के अंदर आकर मैंने लिखा CLRSCR, और फिर मैंने मेंशन करा प्रिंटफ में मैंने मेंशन करा सबसे पहले हेलो यूजर, ठीक। फिर मैंने कहा \t, बल्कि ऐसे करते हैं, हेलो \t यूजर, ये लिखा। फिर मैंने एक और प्रिंटफ लिखा, उसमें पहले \n दिया, फिर कहा हाय \t यूजर। जल्दी बताइए जो कोड मैंने लिखा है आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो उसे? कोड समझ आ रहा है? ठीक, अब मेरे साथ करिए इस कोड को आप ट्रेस। सबसे पहले आपका प्रोग्राम प्रिंटफ के कारण स्क्रीन पे लिखेगा हेलो। बहुत ध्यान से मैथ्स करिएगा, थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी आपको। तो स्क्रीन पे लिखेगा हेलो, ओके।
ये बताइए हेलो कितने लेटर्स का वर्ड है? हेलो 5 लेटर का वर्ड है। तो 5 लेटर का हेलो लिखने के बाद कर्सर कौन से कॉलम पे रुकेगा? कर्सर 6वें कॉलम पे रुकेगा। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कर्सर 6वें कॉलम पे रुकेगा। 5 कैरेक्टर का लिखा जाएगा हेलो, और 5 कैरेक्टर का हेलो लिखने के बाद कर्सर 6वें कॉलम पे रुकेगा। ये जो 6वां कॉलम है, 6th कॉलम है, ये कौन से टैब कॉलम का पार्ट है? जल्दी बोलिए, ये कौन से टैब कॉलम का पार्ट है? ये फर्स्ट टैब कॉलम का पार्ट है। अब ध्यान दीजिए, जब आप बैकस्लैश टी लगाते हैं तो कंपाइलर कर्सर को इतना शिफ्ट करता है, इतना जंप देता है कि वो अगले टैब कॉलम की बिल्कुल शुरुआत तक पहुंच जाए। अगले टैब कॉलम की बिल्कुल शुरुआत तक पहुंच जाए। तो बताइए अगला टैब कॉलम कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है? कॉलम नंबर 9 से। अगला टैब कॉलम स्टार्ट हो रहा है कॉलम नंबर 9 से। कर्सर इस समय कौन से कॉलम पे है? कर्सर समय कॉलम नंबर 6 पे है। 6 से 9 कितना गैप होता है? 6 से 9 कितना गैप होता है? 6 से 9 3 का गैप होता है। तो 3 का गैप देते हुए कंपाइलर कर्सर को शिफ्ट करेगा और क्या प्रिंट करेगा? कॉलम नंबर 9 पे प्रिंट करेगा यूजर। राइट? तो आपने गिना कितने का गैप आया? क्या 4 का गैप आया? नहीं। क्या 6 का गैप आया? नहीं। गैप आया 3 का। ठीक, अब अगला एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट रो में आपने लिखा है प्रिंटफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन के कारण कर्सर आ जाएगा सेकंड रो पे। सेकंड रो पे आने के बाद लिखा जाएगा हाई। हाई में कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं। 2 लेटर का हाई लिखने के बाद कर्सर कौन से कॉलम पे होगा? कर्सर तीसरे कॉलम पे होगा। तीसरा कॉलम कौन से टैब कॉलम का पार्ट है? तीसरा कॉलम पहले ही टैब कॉलम का पार्ट है। और बैकस्लैश टी के कारण क्या होता है? कर्सर जाएगा अगले टैब कॉलम की बिगनिंग पे। अगला टैब कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगला टैब कॉलम 9 से स्टार्ट हो रहा है। कितने का जंप होगा? 3 से लेकर 9 का 6 का जंप होगा। 6 का जंप लेकर अगला वर्ड लिखा जाएगा जो हमारे केस में है यूजर। ये होगा इस पर्टिकुलर कोड का बिहेवियर। ये जो ब्लू में 3 और 6 दिखा रहा हूं, ये आपके समझने के लिए है। आ रही है ना बात समझ? ये 3 और 6 प्रिंट नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऊपर गैप 3 का है, नीचे गैप 6 का है। अब आप ऊपर लिखी गई थ्योरी पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरी समझ आ रही होगी। शिफ्ट द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टैब कॉलम। आप ये कभी नहीं बोलिएगा कि बैकस्लैश टी 3 का या 4 का जंप लेता है। वो जंप लेता है इतना कि कर्सर जहां है वहां से अगले टैब कॉलम की बिगनिंग पे पहुंच जाए। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। पहला डाउट एक जो मैंने देखा है बहुत कॉमन होता है, जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है थोड़ा सा, वो ये कि सर अगर मेरा वर्ड 8 कैरेक्टर से बड़ा हुआ तो क्या होगा? अ वेरी कॉमन डाउट इज दिस। अभी तो सर आपने हेलो लिखा था, उसकी लेंथ 8 से कम थी। अगर 8 से बड़ा वर्ड कुछ मैंने लिखा और फिर मैंने बैकस्लैश टी दिया तो क्या होगा? तो आपको कंफ्यूज और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 8 कैरेक्टर से बड़ा आपने वर्ड दिया तो दिमाग लगाइए, कर्सर सेकंड टैब कॉलम में कहीं रुकेगा। जल्दी बोलिए, कर्सर सेकंड टैब कॉलम में कहीं रुकेगा। बिल्कुल, कर्सर सेकंड टैब कॉलम में रुकेगा। अब अगर सेकंड टैब कॉलम में रुका है तो बैकस्लैश टी कहां शिफ्ट करेगा? बैकस्लैश टी शिफ्ट करेगा थर्ड टैब कॉलम की बिगनिंग पे। समझने के लिए इसका भी एक डेमो ले लेते हैं। इमेजिन करिए आपने लिखा प्रोग्रामिंग बैकस्लैश टी इज बैकस्लैश टी फन। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन प्रिंटफ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए प्रोग्रामिंग ये कितने लेटर्स का वर्ड है? वेरी गुड, ये 11 लेटर्स का वर्ड है। ओके, तो अब आप इसके लिए स्क्रीन ड्रॉ करिए। ये अगर हम मान लेते हैं हमारी कंसोल विंडो है। इस कंसोल विंडो पे अगर हम टैब कॉलम्स को ड्रॉ करें तो पहला पेयर होगा 1 से लेकर 8 तक का, दूसरा पेयर होगा 9 से लेकर 16 तक का,
तीसरा होगा 17 से लेकर 24 तक का, ऐसे होगा अप टिल 80। और ये हमारे रोज होंगी 1 से लेकर 25। अब जब इसमें लिखा जाएगा पहला वर्ड प्रोग्रामिंग, तो नोटिस करिए प्रोग्रामिंग वर्ड लिखते लिखते कर्सर जाएगा सेकंड टैब कॉलम में। कहां जाकर रुकेगा? फटाफट बोलिए। अगर 11 लेटर्स का ये वर्ड है तो कर्सर रुकेगा 12वें कॉलम पे, राइट? 12वां कॉलम सेकंड टैब कॉलम का पार्ट है। वहां से बैकस्लैश टी के कारण कर्सर जंप करेगा 17 नंबर के कॉलम पे, क्योंकि 17 नंबर से स्टार्ट हो रहा है थर्ड टैब कॉलम। यहां क्या लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा इज। अब इज है 2 लेटर्स का वर्ड, कर्सर कहां पर होगा? 19th कॉलम पे होगा। 19th कॉलम थर्ड टैब कॉलम का पार्ट है। अब बैकस्लैश टी देंगे तो क्या होगा? अब बैकस्लैश टी देंगे तो कर्सर जाएगा कॉलम नंबर 25 पे, वहां जाकर लिखेगा FUN। ये आपके कोड का आउटपुट आएगा अगर आपका दिया गया वर्ड 8 कैरेक्टर से ज्यादा का हुआ। आ रही है बात समझ? फटाफट बोलिए यस और नो। आ रहा है? ठीक है। अगला डाउट, हम कुछ लिखे बिना बैकस्लैश टी दे देंगे तो क्या होगा? आप कुछ लिखे बिना बैकस्लैश टी दे देंगे तो कर्सर पहले टैब कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देगा। कर्सर पहले टैब कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देगा। पलक, हम लिख सकते हैं 25 कैरेक्टर 25 रोज से ज्यादा, उस केस में फर्स्ट रो स्क्रॉल कर जाएगी। आ रही है बात समझ? और दूसरी बात, कोड नहीं, आउटपुट। कोड तो हम 1000 लाइनों का लिख सकते हैं, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो एक बार में 25 रोज ही दिखेंगी। जब 26 रो आएगी तो फर्स्ट वाली जो रो है वो स्क्रॉल कर जाएगी। समझ आया? ठीक है। और पलक ने शायद एक और डाउट पूछा था, बैकस्लैश एन कौन सी हेडर फाइल में है? आपका ही क्वेश्चन था ना पलक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओके, सभी लोग इसका जवाब दें। बैकस्लैश एन कौन सी हेडर फाइल में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्या बैकस्लैश एन एक फंक्शन है? आप बताओ। नहीं है ना। हेडर फाइल्स में क्या रहते हैं? हेडर फाइल्स में फंक्शन रहते हैं। क्या बैकस्लैश एन किसी फंक्शन का नाम है? नहीं। अब मैं तीसरी बार क्लास में अनाउंस कर रहा हूं, बैकस्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर और फंक्शन एक ही बात होती है क्या? नहीं। फंक्शन होता तो इसके नाम के साथ पैरेंथेसिस लगा होता। क्या बैकस्लैश एन के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं अपन? नहीं लगाते हैं। तो फिर ये फंक्शन कैसे हुआ? ठीक है, इसलिए बैकस्लैश एन किसी हेडर फाइल में नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर बैकस्लैश एन डिफाइंड कहां है? कैसे पता कि बैकस्लैश एन का काम है कर्सर नेक्स्ट रो पे लाना? तो बैकस्लैश एन प्रिंटएफ के अंदर डिफाइंड है। प्रिंटएफ समझता है इस चीज को कि अगर उसे बैकस्लैश एन देंगे तो उसे कर्सर को शिफ्ट करना है नेक्स्ट रो पे। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब इसी से एक और क्वेश्चन निकलता है इंटरव्यू का, वो और सॉल्व कर दें। सर हाउ टू सी स्पेशल कैरेक्टर बताऊंगा, आईडी में नहीं बेटा, कंसोल पे। आईडी पे क्या करना है तुम्हें देखकर? आईडी तो तुम्हारी कोड विंडो है। आप ये बोलो स्क्रीन पे बैकस्लैश एन कैसे प्रिंट करेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन है आपका। क्यों तृप्तांश, एम आई करेक्ट? यही पूछना है? ओके, ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे स्क्रीन पे हम बैकस्लैश एन ला सकते हैं। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ स्टूर, याद है मुझे, आईडी की टेबल याद है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं एक। ठीक है, वो ये है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल क्या है? जल्दी बोलिए। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या है उसका टाइटल? उसका टाइटल है एस्केप सीक्वेंसेस, राइट? एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये चैप्टर एस्केप सीक्वेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस? तो बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। इसका जवाब ये है कि आप जब से सी का बैच आपका शुरू हुआ है, आप रोज ये सुनते हैं कि प्रिंटएफ को हम कुछ भी दें तो प्रिंटएफ उसे प्रिंट करता है। जल्दी बताइए यस और नो। रोज ये बोलते हैं ना अपन प्रिंटएफ को कुछ भी दें तो प्रिंटएफ उसे प्रिंट करता है। आज आपने नोटिस करा, हमने प्रिंटएफ को बैकस्लैश एन दिया लेकिन प्रिंटएफ ने उसे प्रिंट नहीं करा। जल्दी बोलिए, नहीं करा ना? राइट, नहीं करा।
यानी प्रिंटफ ने उसे एस्केप कर दिया। यस, प्रिंटफ ने उसे एस्केप कर दिया, राइट। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, राइट। इसलिए इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। व्हाई दे आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस? क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये कोई एबीसीडी नहीं है जो स्क्रीन पे दिख जाए, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना बाय डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हम इसे किसी भी तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकते? कोई तरीका नहीं है कि स्क्रीन पे बैक स्लैश को हम प्रिंट कर सकें। तरीका है, वो एक स्पेशल स्टाइल होगा प्रिंटफ लिखने का जो मैं आपसे शेयर करूंगा अगले लेक्चर में। देयर इज अ स्पेशल वे कि आप बैक स्लैश को देख पाए। हाँ तृप्तांश, आप जब आप क्वेश्चन है 25 रोज से ज्यादा का आउटपुट आएगा तो क्या होगा? तो आउटपुट तो अपने आप आएगा तृप्तांश, लेकिन आपने अगर मान लीजिए 30 रोज का आउटपुट लिखा तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 रो नहीं दिखेंगी और आउटपुट रो नंबर 5 से दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है सर फिर पुराना आउटपुट कैसे आएगा, तो वो हम लूपिंग से कंट्रोल करते हैं। फिर हम ऐसा करेंगे कि एक बार में 25 रो का आउटपुट दिखे, स्क्रीन पॉज हो जाए, फिर उसके बाद यूजर एंटर स्ट्राइक करे तो बाकी का आउटपुट आए। जैसे मोबाइल में स्क्रोलिंग होती है, बताओ, एक बार में आपके स्क्रीन पे एक थोड़ा सा पोर्शन दिखता है टेक्स्ट का, फिर आप स्क्रॉल करते हो तो बाकी पोर्शन आता है, फिर स्क्रॉल करते हो तो बाकी पोर्शन आता है। ऐसा कोड हम भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए LOOP किसका वेट करना पड़ेगा? लूप नाम के चैप्टर का। जब वहां पहुंचेंगे तब ये काम कर पाएंगे, बट अभी नहीं। और अभी आप इतने बड़े कोड लिखोगे भी नहीं कि आउटपुट 25 रो से ज्यादा का है। लूप तक आपका हर आउटपुट 7-8 रोज के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू, समझ आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ सबको? राइट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, बैकस्लैश टी मिनिमम कितने जंप देता है? बैकस्लैश टी मिनिमम कितने का जंप देगा? मिनिमम 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 बच्चे, मिनिमम 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 बेटा, मिनिमम मिनिमम 1 का, ठीक है, और मैक्सिमम 8 का। मिनिमम देगा 1 का जंप, मैक्सिमम देगा 8 का जंप। उसका भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मिनिमम 1 का जंप कब देगा? मिनिमम 1 का जंप तब देगा जब आप लिखोगे कोई ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग 7 लेटर्स की है। जैसे जैसे वेलकम, गिनिए, वेलकम इज अ वर्ड ऑफ जस्ट 7 लेटर्स, एग्जैक्ट 7 लेटर्स है। तो अगर आपने लिखा CLRSCR के बाद वेलकम \t यूजर, प्रिंटफ में कहा वेलकम \t यूजर, अब क्या होने वाला है? अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। अब अगर मैं ड्रॉ करूं कंसोल को, इफ दिस इज द कंसोल विंडो, और हम इमेजिन करते हैं ये हमारा 1 से लेकर 8 तक और ये हमारा 9 से लेकर 16 तक है, अप टिल 80 कॉलम्स। तो जब आप वेलकम लिखेंगे तो वेलकम के अंदर एग्जैक्टली गिनिए 7 लेटर्स हैं। कर्सर 8वें कॉलम पे होगा, होगा ना? 8वां कॉलम भी फर्स्ट स्टेप कॉलम का पार्ट है कि नहीं? कॉलम नंबर 8 इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप कॉलम। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप कॉलम। अब बैकस्लैश टी कितने का जम देगा? जस्ट 1 का। और अगले टैब कॉलम यानी 9th कॉलम पे आ जाएगा यूजर। तो मिनिमम जंप हमेशा आपको 1 का मिलेगा। ओके, इसको भी मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं, ये गैप 1 का है। ठीक है, और मैक्सिमम जंप कितने का मिलेगा? मैक्सिमम जंप जो आपको मिलेगा उसको भी यहीं दिखा देता हूं, इसको थोड़ा छोटा करके। इसी कोड की सेकंड वेराइटी लेते हैं। मैक्सिमम जंप आपको मिलेगा 8 का। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप अपने कोड में कुछ लिखे बिना ही प्रिंटफ में सीधे लगा देंगे बैकस्लैश टी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा बैकस्लैश टी फॉलोड बाय हेलो। नाउ व्हाट विल हैपन? अब अगर आउटपुट को ड्रॉ करें अपन, इफ दिस इज आवर कंसोल विंडो, लेट्स से ये हमारी कंसोल है और हमारी कंसोल पे 1 से लेकर 8 और फिर 9 से लेकर 16 तक के कॉलम है। तो जब आप सबसे पहले बैकस्लैश टी देंगे तो आप मानते हैं पहला टैब कॉलम पूरा ही खाली छूट जाएगा, ये पूरा 8 का ब्लैंक छूटेगा। और सेकेंड टैब कॉलम यानी कॉलम नंबर 9 पे लिखा हुआ आएगा वर्ड
right? So this is minimum. So let me write it down. Minimum jump given by \t is 1. Maximum jump given by \t is 8. ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में जो रह गया था वो ले लेते हैं। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। हमें टोटल 5 एस्केप सीक्वेंस पढ़ने हैं। हमने कितने पढ़े? हमने अभी 2 पढ़े, अभी 3 पढ़ना बाकी है, जो हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। बट अभी मैं आपको सी लैंग्वेज के पॉपुलर कंपाइलर्स और आईडीईज की लिस्ट दे रहा हूं। C++ पॉपुलर कंपाइलर्स एंड आईडीईज। सर 8 लेटर्स में 0 का जंप आएगा? नहीं वेदिका, अगर आपने 8 लेटर्स का वर्ड लिखा तो कर्सर कहां रुकेगा बताओ? सभी लोग जवाब दें वेदिका के क्वेश्चन का। अगर आपने 8 लेटर्स का वर्ड लिखा तो कर्सर 9th कॉलम पे रुकेगा, और 9th कॉलम सेकेंड टाइप कॉलम हुआ ना। और फिर अगर आपने बैकस्लैश टी दिया तो कर्सर चला जाएगा 17th पे, राइट? अगर 8 कैरेक्टर्स का वर्ड है तो कर्सर 9th कॉलम पे रुकेगा। कर्सर हमेशा याद रखिएगा एक आगे वाले कॉलम पे रुकता है। तो अगर आपने हाई लिखा तो कर्सर कौन से कॉलम पे रुकेगा? जवाब दीजिए जरा। अगर आपने हाई लिखा तो कर्सर रुकेगा 3rd कॉलम पे, जबकि हाई में लेटर हैं 2। ठीक, चलिए अब ले लीजिए आप लिस्ट पॉपुलर आईडीज और कंपाइलर्स की। तो इस तरफ है कंपाइलर, बल्कि पहले आईडी लेता हूं, और इस तरफ है कंपाइलर। अच्छा पहले बताइए, आईडी और कंपाइलर अलग अलग बातें हैं, एक ही चीज है? इतने दिन बेसिक्स पढ़ने के बाद समझ तो आ गया होगा। अलग अलग है। कंपाइलर सिर्फ ट्रांसलेट करता है, आईडी वो पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करता है। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? हम लोग कोडिंग कर रहे हैं आईडी के अंदर, पर हमारे कोड को कंपाइल कर रहा है कंपाइलर। तो आईडी में कंपाइलर होता है कि कंपाइलर में आईडी होता है? आईडीई में कंपाइलर होता है, कंपाइलर में आईडी नहीं होता है। आईडी अपने अंदर कंटेन करता है कंपाइलर को। ठीक है, तो हमारे पहले कंपाइलर का नाम क्या था? पहले आईडी का नाम क्या है? हमारे पहले आईडी का नाम है टर्बो C++, जो फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं, बट ज्यादा दिन के लिए नहीं है, कुछ ही दिन के लिए है बस। इसके कंपाइलर का नाम क्या है? कोइंसिडेंटली इसके कंपाइलर का नाम भी टर्बो ही है। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं टर्बो क्या है। टर्बो दोनों चीजें हैं। ओके, अब बाकियों में ऐसा नहीं है, बाकियों में आईडी और कंपाइलर के नाम अलग अलग हैं। अगला जो पॉपुलर आईडी है वो है कोड ब्लॉक्स। इसके कंपाइलर का नाम क्या है? इसके कंपाइलर का नाम है मिंग डब्ल्यू, या इसमें जीसीसी भी आता है। मिंग डब्ल्यू विंडोज के लिए है, जीसीसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए है। ओके, और कौन सा कंपाइलर है कोड ब्लॉक्स के अलावा? कोड ब्लॉक्स के अलावा विजुअल स्टूडियो कोड भी है। ये क्या है? ये भी आईडीई है। ओके, आजकल का काफी पॉपुलर आईडी है, मॉडर्न डेज का। ओके, इसमें कंपाइलर कौन सा है? इसमें भी कंपाइलर वही है। वही मतलब मिंग डब्ल्यू या जीसीसी, ये भी इसी कंपाइलर को यूज करता है। ओके, देन जेडीके। जेडीके तो जावा का होता है बेटा, सी के लिए जेडीके नहीं है। देन एक है हमारे पास डेव C++। ये क्या है? ये भी आईडीई है। और इसमें कंपाइलर कौन सा है? इसमें भी कंपाइलर सेम है। कौन सा? मिंग डब्ल्यू या जीसीसी। ठीक है, इनके अलावा और कौन है? इनके अलावा एक है C-free। ये क्या है? ये आईडीई है, सी फ्री। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्री आईडी है। इसका कंपाइलर कौन है? इसका कंपाइलर है सी लैंग के नाम से। सी लैंग,
इसके कंपाइलर का नाम है। ओके, और जो मैक यूजर्स हैं उनके आईडी का नाम क्या है? जो मैक यूजर्स हैं उनके आईडी का नाम है एक्स कोड। वो लोग कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं वो डिपेंड करता है उनका मैक का वर्जन कौन सा है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन मैक का चल रहा है उसमें जो कंपाइलर मिलता है मैक यूजर्स को भी, वो मिलता है सीलैंग और दूसरा मिलता है LLVM। इन लोगों को मिलते हैं दो कंपाइलर्स, एक सीलैंग, हाँ पेड आईडीज भी होते हैं बिल्कुल, कुछ आईडीज पेड होते हैं, कुछ आईडीज फ्री होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो, VS कोड नहीं, नॉर्मल विजुअल स्टूडियो, वो पेड आईडी होता है, ठीक है। VS कोड उनका फ्री आईडी है। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। और LLVM का कुछ लोग फुल फॉर्म पूछते हैं, सर LLVM का फुल फॉर्म क्या होता है? LLVM का फुल फॉर्म होता है लो लेवल वर्चुअल मशीन। ये LLVM का फुल फॉर्म होता है, लो लेवल वर्चुअल मशीन। समझ आ रहा है? ठीक है। GCC का फुल फॉर्म क्या होता है? GCC का फुल फॉर्म होता है GNU कंपाइलर कलेक्शन। ये GCC का फुल फॉर्म होता है, GNU कंपाइलर कलेक्शन। हाँ, सीलैंग भी हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। मैक और विंडोज विच इज बेटर फॉर एथिकल हैकिंग? नन ऑफ देम तिप्तांश। एथिकल हैकिंग करनी है तो काली लिनक्स सीखो। हैकिंग के लिए बेस्ट इज काली लिनक्स, KALI, काली लिनक्स। ठीक है, लिस्ट पूरी हो गई इश्नूर? सचिन, डन? सचिन सर। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, सर बोलिए। एक बार स्टूडेंट से बात करनी थी। हाँ कर लीजिए। अरे चलिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप लोग ने सबने फीस पे कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही रिसिप्ट को बार बार सेंड कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग जब रिसिप्ट अपने पेमेंट कर देते हैं तो वो टिक वाला, व्यू वाला वो मत सेंड करिए मुझे सेंड करना है आपको UPI जो नंबर होता है, UPI या रेफरेंस नंबर जो होता है वो सेंड करना है आप लोगों को। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग मेल के अंदर या मुझे व्हाट्सएप पे जिसे भी भेजते हैं तो आप टिक करके जो पेमेंट सक्सेसफुल होता है वो भेजते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए आपका UPI ID नंबर जो पूरी डिटेल्स होती है पेमेंट की। इसलिए आज बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं बैच में। तो आप लोग जिनने सही नहीं भेजा है तो पूरा सही सही भेजिए, तभी आपको अब नेक्स्ट क्लास में फिर परमिशन दूंगा मैं। अब आज तो मिल गई है, अच्छी बात है, वो सर ने दे दी है आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही रिसिप्ट को 2-3 लोग भेज रहे हैं मेरे पास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरा आपका ट्रांजेक्शन ID सही चाहिए। ट्रांजेक्शन ID होनी चाहिए आपके पास, उसमें UPI ID लिखी हुई होनी चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, वो मुझे स्लिप भेजिए मेल पर। मेल पर पूरी डिटेल सही सही शेयर करिए, तभी वो पता लग पाएगा मुझे, ठीक। और जिनने गलत भेजा है या जो बदमाशी कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा यहाँ। ठीक है सर। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वेदिका, Alt F5 कैसे प्रेस कर रहे हो? आपको 3 कीज प्रेस करनी पड़ेंगी, फंक्शन की, Alt की और F5 की। 3 कीज प्रेस करनी पड़ती हैं आजकल लैपटॉप में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।